काला धन दो तरीके से बन सकता है। एक तो बनता है जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से आता है, हाँ, संगठित अपराध से, वो फिरौती ले लिया हो, तस्करी कर दिया हो, माफियागिरी से पैसा आया हो, किसी भी तरीके से पैसा आ सकता है आपके पास, उसे कई माध्यम हो सकते हैं। लेकिन हो सकता है कि एक काला धन और जनरेट हो रहा हो, वो किस तरह से, करप्शन भी इसी का पार्ट मान लीजिए, अनैतिक, ठीक है, इमोरल तरीके से कहीं से भी पैसा आए, अनैतिक रूप से कहीं भी पैसा आए, तो उसको हम ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के हिस्से में ही रख देते हैं, मान लीजिए अपराध से ही आ रहा है, ठीक है। लेकिन आप पता लगा कि मेहनत कश आदमी है, लेकिन स्लैब इतना बड़ा है इनकम टैक्स का कि हमने आपको बताया कि 1960 और 70s के टाइम में एक टैक्स स्लैब इतना ही था, इतना बढ़ गया था कि वो 97.5% तक ले रहा था। अब पता लगा मेहनत का साथ भी पैसा कमाए और इनकम टैक्स में जो है स्लैब क्या है 97.5%, और वो पैसा उठा के सरकार को दे दे, तो कहे इसके कुछ ना कुछ उपाय करना पड़ेगा। ये पैसा नैतिक तरीके से कमाया गया है, मेहनत करके कमाया गया है, लेकिन इसका टैक्स रेट इतना ज्यादा है कि अगर इसको उठा के दे दे तो पता लगा सब कुछ चला गया, तो अब इसको बचाने का प्रयास करेगा, तो इससे भी जो धन निकलेगा वो क्या होगा, वो भी ब्लैक मनी हो जाएगा। लेकिन ये अनैतिक नहीं होगा। अब जो इससे कमाया जाएगा, कहां गया नबी, नहीं आया आज, हाँ, अच्छा नबी, जो आप कह रहे थे कि सर कल काफी का क्वेश्चन था ना कि ये पैसा अगर हम टैक्स पे कर दें तो नैतिक हो जाएगा। ये ऑप्शन इस तरह की जो अनैतिक जो है, जो पैसा कमाया जाता है उसमें नहीं होता है, क्योंकि आपको सोर्स ऑफ इनकम बताना पड़ेगा। ये अपॉर्चुनिटी इनमें है, इनमें है, क्योंकि इनमें क्या है, आप बता सकते थे कि हाँ सर हमसे गलती हो गई, हमने टैक्स नहीं पे किया, लेकिन हम पढ़ाते हैं, हम टीचिंग करते हैं और इसका पैसा ये हमारे स्टूडेंट ऐसा पैसा पेमेंट करते हैं, और हम इसमें आप सोर्स बता के टैक्स पे करके बच सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है, इसमें अगर आप टैक्स भी पे कर देंगे तो किसी न किसी अपराध में संलिप्त पाए जाएंगे, तो यहां टैक्स पे करने के बाद भी बचना मुश्किल काम है। समझ रहे ना कि यहां टैक्स देने के बाद भी बचना मुश्किल काम है, नहीं बच पाएंगे। अब इसमें समस्या ये है कि पहले अनैतिक पैसे को नैतिक किया जाए, उसको इतना घुमाया जाए कि नैतिकता के रूप में दिखने लगे। इलीगल तो है ही है, मतलब देखिए वो इलीगल है, इमोरल नहीं है, इलीगल है, अवैध है, अनैतिक नहीं है। समझ रहे हैं, वो मोरालिटी से कमाया गया पैसा है। शिक्षा कौन सा अनैतिक कार्य है, व्यापार कौन सा अनैतिक कार्य है, वो कौन सा इमोरलिटी का काम है, वो तो मोरल काम है ना, पढ़ाना, व्यापार करना, ठीक है। लेकिन चूंकि उसका लेखा जोखा अकाउंटिंग नहीं हुए, इसलिए वो जो है इलीगल है, ठीक है, वो अपने आप में क्राइम हो गया है, अपराध हो गया है। समझ रहे हैं ना। तो अब ऐसे में क्या है कि पहला काम, ये अगर टैक्स दे दे तो ये तो टैक्स दे के बच जाएगा, और ये जो है जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, करप्शन या इस तरह की गतिविधियों से पैसा आया हुआ है, ये टैक्स दे के भी नहीं बचेगा। समझ रहे हैं, क्योंकि ये इमोरल भी है और इलीगल भी है। ये इमोरल है लेकिन इलीगल है। क्लियर हुआ। हाँ, बस 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 सब सही जगह पहुंचे हैं आप, मैं वहीं आ रहा हूं। कैसीनो हुआ, जुआ हुआ, जितने भी तरह की गैम्बलिंग हुई, यही सब तरीके हैं जो मैं आपको बताऊंगा क्या से अगर आपके पास इलीगल पैसे आए। बस 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 चल रहे हैं, थोड़ा सा परसिवियरेंस, थोड़ा सा धैर्य दीजिए, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन कभी घुमाता है, कभी 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 यहां से बेसिक से क्वेश्चन पूछ लेता है, और एक बार कंफ्यूज हुए तो आप कंफ्यूज होते चले जाएंगे। तो ये चीज समझ लीजिए कि हर पैसा, हर ब्लैक मनी इलीगल है लेकिन इमोरल नहीं है। इतना समझ में आई बात।
क्योंकि क्योंकि हम सरकारों ने भी तो एक रिबेट दे रखा है ना कि चलिए कि आप 2.5 लाख तक अगर आप इसके नीचे इनकम है आपकी तो आपको टैक्स नहीं पे करना है। तो इसके नीचे का पैसा तो आपका लीगल भी है, मोरल भी है, लेकिन अगर इसके ऊपर पैसा कमा रहे हो, छिपा रहे हैं, तो पैसा मोरल जरूर होगा लेकिन इलीगल हो जाएगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सारा जो काला धन है क्या अनैतिक है? अवैध है लेकिन अनैतिक नहीं है। इज इट क्लियर? आगे चले। अब क्या क्या हथकंडे होंगे, क्या क्या तरीके होंगे उनके, तो एक एक तरीकों की बात कर ले। एक संस्था बनी 1988 में, FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है, पेरिस कन्वेंशन से आई संस्था है वो। पहले उसका काम क्या था कि वो काला धन से संबंधित या मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित जो गतिविधि है उसकी निगरानी करे। लेकिन देखा ये गया कि जो ये काला धन आ रहा है या काला धन का जो इनकम है ये सीधे सीधे टेरर फंडिंग के रूप में काम कर रहा है। क्या कर रहा है? आतंक फैलाने का काम आ रहा है, क्योंकि पैसा इतना ज्यादा आ रहा है कि उसका कंस्ट्रक्टिव यूज तो करने के लिए पहले उसको मोरल रूप से दिखाना पड़ेगा, जो कि अपने आप में बड़ी मेहनत है। बड़ी मेहनत है कि नहीं है? कि हर पैसे को इलीगल भी बनाओ, मोरल भी बनाओ, दोहरी मेहनत है। तो ये क्या करने लगे? तो इसका डिस्ट्रक्टिव यूज होने लगा, टेरर फंडिंग में होने लगा, क्योंकि मोस्टली पैसा जो है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के थ्रू आ रहा है, किसी न किसी अपराध के थ्रू आ रहा है, किसी न किसी ट्रैफिकिंग के थ्रू आ रहा है। तो आप देखेंगे कि ये आतंक फैलाने के काम आ रहा है। तो FATF ने क्या किया कि 2000 के ऑनवर्ड्स उसने एक कदम और आगे बढ़ के काम करने लगा कि उन कंट्रीज को भी लिस्टिंग करने लगा जो कि टेरर फंडिंग का काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा, फिर ब्लैक लिस्ट में रखने की बात हो रही थी। वो अपने अपने दलीलें पेश करता है कि नहीं ये गलत है, ये सही है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये हमारे साथ ये हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, या हम नहीं करते हैं। वो अपनी सफाई दे रहा है। तो अंतरराष्ट्रीय रूप से एक संस्था इस तरह भी काम कर रही है। और आपको जान के हैरानी होगी कि मनी लॉन्ड्रिंग दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा अवैध कारोबार है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा अवैध कारोबार है। वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट इलीगल ये ऑक्यूपेशन है, व्यापार है। इससे पहले दो कौन कौन से हैं? पहला है प्रोस्टिट्यूशन, वैश्यावृत्ति, उसमें चाइल्ड ट्रैफिकिंग है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, ठीक है। उसके बाद क्या है? वो ड्रग ट्रैफिकिंग है, मादक पदार्थों की ट्रैफिकिंग। और दोनों से जो पैसा आ रहा है वो मनी लॉन्ड्रिंग के रूप में। और ये लगभग जो है इसकी जो इकोनॉमी है या जो ट्रांजैक्शन है इसका मनी लॉन्ड्रिंग का, आपको जान के हैरानी होगी कि वैश्विक रूप से ये लगभग $15 ट्रिलियन है। पूरे विश्व में $15 ट्रिलियन जो मनी लॉन्ड्रिंग से थ्रू पैसा जाता है। ये ग्राफ ऊपर नीचे भी हो सकता है, लेकिन अगर ये अनुमान ही है, अगर ये जम्पशन ही है, कितना फ्लक्चुएट करेगा, ठीक है। अब भारत जैसे देश में 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी चल रही है, $1.4 ट्रिलियन की ब्लैक इकोनॉमी है। आप बाकी देशों की तुलना कर सकते हैं, बाकी देशों की अर्थव्यवस्था देखिए और उस तरीके से पूरा वैश्विक परिदृश्य देखिए, और फिर सोचिए अगर ये तीसरे नंबर पे है तो पहले और दूसरे नंबर वालों की क्या हालत होगी, या उनमें कितना बड़ा व्यापार होता होगा। समझ रहे हैं? तो एक एक करते लिखते चलिए थोड़ा थोड़ा साथ ही साथ, ताकि बहुत ज्यादा वो ना हो। लिखिए, पॉइंट लिखिए, धन शोधन, मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग आपको इसलिए सिखाया जा रहा था कि आप रोक सकें,
आपको इसलिए भाई हैकर होते तो एथिकल हैकर भी होते हैं, उनको सारे हथकंडे पता होते, जो हैकिंग को पता, जो हैकर्स को पता होते हैं वही सारी बातें एथिकल हैकर को पता होती है, लेकिन वो क्या करता है, प्रिवेंटिव वर्क करता है। ठीक है, तो कल को आप ईडी में जाइए, कल को आप सीबीआई में जाइए, कल को आप बड़ी एजेंसीज में जाइए, तो कम से कम ये तरीके पता हो कि हाँ इस तरह का होता है। हर एनजीओ चलाने वाले का दिल देख के आपका दिल ना पसीजे, कितना महान व्यक्ति है, इसको तो मैं भगवान की श्रेणी में रखता हूं। 1000 कंबल बांट देता है, मंदिरों में भंडारा कराता रहता है, उस भंडारे में आपका कितना भंडारा खा गया आपको पता ही नहीं चलता है। बताइए, हर साल विद्यालय में दान दे देते हैं, हाँ, हर साल ये 10 ऐसे संस्थान चला रहे हैं जो लगातार घाटे में चल रहे हैं, लेकिन फिर भैया का दिल है जो चलाए जा रहे हैं। ये सबके बस की बात नहीं है। आज के बाद ऐसे लोगों को आप देखेंगे तो क्वेश्चन मार्क लगा के देखेंगे, पैसा आ कहां से रहा है, समझ रहे हैं? आप देखते होंगे कि लोग पूछते होते, ये बताइए इस दुकान से, जैसे बड़े बड़े मॉल्स में देखते होंगे, या बड़ी बड़ी, या इसी इंडस्ट्री की बात करें, दूसरे को क्यों बदनाम करें, खुद की इंडस्ट्री की बात करें, टीचिंग इंडस्ट्री की बात करें, बहुत सारे संस्थान ऐसे हैं जिसमें देखिए एक कोचिंग को चलाने का नॉर्मल खर्चा 4 से 5 लाख रुपए आता है। ठीक है, आप दिल्ली चले जाइए जहां हब है, वहां बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं जिनमें 10-20 बच्चे भी नहीं है, फिर भी वो सालों साल रन किए जा रहे हैं। हाँ, कोई कितना बड़ा दिल वाला हो सकता है कि कितना घाटा खा सकता है, उसके पीछे भी कुछ मैथमेटिक्स होगी, कुछ आंकड़े होंगे। आप देखते होंगे बड़े बड़े मॉल में साल महीने भर में एक कपड़ा नहीं बिकता, फिर भी वो कंटिन्यू किए चला जा रहा है। वही मॉल में तो आज भी 80% लोग विंडो शॉपिंग करने जाते हैं, सब पलट के देखते हैं, टैग देखते रहते हैं, हालचाल लेते रहते हैं, एसी हवा खाते हैं, फिर चले आते हैं। हाँ, कौन कितना परचेज करता है, परचेजिंग कैपेसिटी ना तो है, परचेजिंग कैपेसिटी एक्चुअल में है ही नहीं उनके पास। लेकिन विंडो शॉपिंग में बुराई क्या है, सबका रेट पता होता है कि हाँ ये नया लॉन्च हुआ, ये अभी आया है, ये अभी आया है, आइडिया तो होता ही है। हाँ, और इसी बहाने ठंडी हवा चल रही, जब बाहर ठंडी हवा चल रही तो अंदर गर्म है, ब्लोअर चल रहा है, बाहर लू चल रही तो अंदर एसी चल रहा है। हाँ, रोड पे टहलने से अच्छा है उसके मॉल के अंदर टहलो, लेकिन उससे कोई रेवेन्यू थोड़ी मिल रहा है। लेकिन फिर भी आप देखते होंगे कि जो पूरा पूरा मॉल महीने में कपड़े नहीं बेचता वो भी कंटिन्यू किए जा रहा है। तो वो फेक इनवाइसिंग करते हैं, डबल इनवाइसिंग करते हैं, समझ रहे ना, कि बिना कपड़ा बिके ही कपड़ा बेच रहे हैं वो पेपर में, उसका वो प्रॉफिट दिखाए जा रहे हैं कि आज मेरा इतना कपड़ा बिका, आज मेरा इतना बिका, और उससे जो पैसा आ रहा है वो बैकडोर से पैसा आ रहा है। कोई भी संस्था आए, कोई भी एजेंसी आए, उनको गलत साबित नहीं कर सकती है। जैसे नवीन ने बात की कैसीनो की, 5 करोड़ रुपए आपके पास हैं, आप लेके निकले और सीधे यहां से फ्लाइट पकड़ी, गोवा चले गए। कई स्टेट में कैसीनो वगैरह लीगल है, जुआ जो है लॉटरी लीगल है, और आपने कहा कि आज मुझे लॉटरी खेलनी है, तो आप खेलने के उससे मत जाइए, आप सीधे उससे मालिक से मिल लीजिए कि ऐसा है, ये रहा 5 करोड़ रुपए, इसको अपने पास रखिए, इसका जो टैक्स होता है, जो टैक्स होता है उसको टैक्स पे कर दीजिएगा, जो मेरा इनाम निकलेगा उसका जो टैक्स होता है उसको पे कर दीजिएगा, 50 लाख रुपए मेरी तरफ से आप गिफ्ट रख लीजिएगा, और आज का जो जैकपॉट है वो मेरी तरफ मुझे जिता दीजिएगा। आज का जो इनाम है वो मेरे नाम का आना चाहिए। हाँ, तो लश्कर तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, जो मर्जी आए छापो अखबार तुम्हारा है। क्यों? सब कुछ अपना ही है, पहले से फिक्स है, आप ही के नाम की बेट लगी हुई है, तो बट ऑब्वियस आप ही जीतोगे। और आपने दिखाया कि मेरी जो है आज कुंडली जागृत थी, मैंने सुबह 2 लाख रुपए लगाए और मुझे आज मिले 350 करोड़ रुपए। अब 350 करोड़ का जो टैक्स होगा वो कैसीनो वाले ने पे कर दिया, क्योंकि 1 करोड़ रुपए आपने टैक्स के लिए दिया ही है, उससे 50 लाख रुपए उसको दिए हैं, दिन भर खिलाने के बाद न पाता वो, और 350 करोड़ रुपए आप सीधा ट्रांजैक्शन अपने यहाँ कन्वर्ट करा के और फिर वहां से फ्लाइट पकड़े लखनऊ आ गए, और 350 करोड़ रुपए के आप मालिक हो। ये कैसीनो का खेल हो गया।
अब रियल एस्टेट में क्या है, एक मकान है अलीगंज में, 3.5 करोड़ रुपए का मकान है। आप गए, आपने कहा ऐसा है कि ये मकान मुझे चाहिए। बोले ठीक है। बोले कैसा है कि 2 करोड़ रुपए मैं आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दे रहा हूं, 1.5 करोड़ रुपए और मैं आपको कैश दे दे रहा हूं। ठीक है, 1.5 करोड़ रुपए आपने कैश दिए जो कि ब्लैक मनी थी, 2 करोड़ रुपए आपने लीगल मनी दे दी। ठीक है, और फिर क्या किया कि उसके 10 दिन बाद उस मकान को बेच दिया और किसी ऐसे आदमी को बेच दिया जो 3.5 करोड़ रुपए लीगल मनी लगा रहा है। बैंक से उसने फाइनेंस करा लिया 3.5 करोड़ रुपए, और अब आपका 1.5 करोड़ लीगल हो गया, क्योंकि अब 3.5 करोड़ रुपए आप कहां से पाए, मकान बेचने के एवज में पाए हैं। समझ रहे ना? 2 करोड़ रुपए तो आपका लीगल था, 1.5 करोड़ रुपए के साथ आपने लीगल डाल दिया और किसी ऐसे इंसान को बेचा जिसने 3.5 करोड़ रुपए फाइनेंस कराया, और जब आपके अकाउंट में आया बैंक ने आपसे पूछा कि भैया ये पैसा कहां से है, बोले अभी तो मकान बेचा है अलीगंज वाला और 3.5 करोड़ रुपए लिया है मैंने उससे। तो 1.5 करोड़ रुपए आपका लीगल हो गया कि नहीं हो गया? ट्रस्ट एनजीओ का क्या खेल है उसको भी समझ लीजिए। आप पहुंचे, महाराज जी के शरणागत हुए, बोले महाराज जी ऐसा है कि मेरी कुछ इच्छा है, कुछ दान कर दूं आपको। बोले हाँ बच्चा, तो बड़ी अच्छी बात है, दान करना ही चाहिए, जीवन का उद्देश्य ही है। ठीक है, बिल्कुल करिए दान। बोले मैं आपको 5 करोड़ रुपए दे रहा हूं, 5 करोड़ रुपए मैं आपको दे रहा हूं। ये अमाउंट इतना छोटा नहीं होता, ये 5,000 करोड़ होता है, 1,000 करोड़ होता है, 2,000 करोड़ होता है। आपने सुना फला मंदिर में आया 2,000 करोड़ का चढ़ावा, फला मंदिर में आया 1 लाख का जेवर का ये चढ़ावा। ठीक है, हर जगह है, कोई एक जगह नहीं है, हर मजहब में है, कोई एक मजहब में नहीं है। क्या कोई पार्टिकुलर है? क्योंकि तरीका है। अच्छा, पता लगा धर्म से जुड़ा मामला है तो वहां पे टैक्सेशन में ज्यादा रिबेट है, वहां ज्यादा छूट है, तो वहां महाराज जी को टैक्स भी नहीं देना है। आपने कहा कि ये 5 करोड़ रुपए रखिए और एक भंडारा कराइए, और भंडारे की कराने की जिम्मेदारी आप मुझे दे दीजिए कि इसका सारा आयोजन की जिम्मेदारी ये इनका एक जो है, ये इनका जो है टेंट हाउस है, ये इनका कैटरिंग का काम है, ये सारा अरेंजमेंट इनका है, जो कि पूरी तरह से बोगस है, पूरी तरह से सेल कंपनी है, फेक कंपनी है, कहीं जमीन पे एग्जिस्ट ही नहीं करती है। और आपने पेपर में 1 लाख लोगों को खाना खिला दिया और 1 लाख लोगों के भोजन की व्यवस्था के एवज में महाराज जी ने आपको पेमेंट दे दिया। समझ रहे? ठीक है, अब ये बताइए, कोई भी संस्था, कोई भी एजेंसी क्या पत्तल देख के जो है रिकवरी कर लेगी कि कितने लोगों ने खाना खाया? इसीलिए पैसे को इतने तरीके से घुमाया जाता है, जितनी इसको बोलते हैं लेयरिंग। पैसा जब उतारा गया मार्केट में, जब 1.5 करोड़ रुपए आपको कैश दिए गए, तो सबसे खतरनाक चरण पहला होता है जब हम पैसा प्लेस करते हैं, प्लेसमेंट का टाइम। इसके 3 लेयर हैं। पहला क्या है? पैसा उतारना। पैसा उतारना क्या कि जब हम 1.5 करोड़ कैश दे रहे हैं तो इसका मतलब कि हम ब्लैक मनी मार्केट में इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, उतार रहे हैं, इसी को बोलते हैं प्लेसमेंट। जब वही पैसा हम किसी दूसरे को बेच के कन्वर्ट कर ले रहे हैं तो इसी को बोलते हैं लेयरिंग। और ये कई फेज में होती है। इसी तरह वहां से पैसा उठाया किसी दूसरे को दे दिया, दूसरे से उठाया किसी तीसरे को दे दिया, या पैसा उठा के विदेश भेज दिया, वहां कोई बोगस कंपनी बना के वहां से करके फिर रिवर्ट ले आए अपने यहां। बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां से हमारी छूट है कि अगर आपने वहां टैक्स पे कर दिया, पनामा में टैक्स पे कर दिया है, तो आप जब दोबारा वो पैसा लेके इंडिया आएंगे तो आपको इनकम टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। पनामा लीक्स की घटना जिसमें अमिताभ बच्चन और ऐश्वर्या राय का नाम आया था, आप लोग को याद होगा कि शूटिंग चल रही है, यहां पेमेंट हो रहा है पनामा में, टैक्स रिबेट है। अब उन्होंने कहा हमने यहां टैक्स दे दिया है
और यहां जब पैसा आया तो टैक्स बच गया। समझ रहे हैं? तो जब पैसे को खूब घुमाया जाए, जितने लेयर में जितने ज्यादा लेयरिंग होगी, जितने ज्यादा स्टेप होंगे, बचने की उम्मीद उतने ज्यादा हो जाएगी। कि भाई एक भी स्किप अगर कर गया, एक भी अगर लिंक टूट गया, तो आप उसके प्रीवियस में जाके चेक नहीं कर सकते हो कि ये पैसा आया कहां से था मार्केट में। तो एक लेयरिंग हो गई तरीका। दूसरा तरीका क्या होगा इसका, कि इसका फिर इंटीग्रेशन करना होगा, एकीकरण करना होगा, उसी पैसे को लीगल ट्रांजैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। जो कि जब आपने किसी बैंक वाले को बेचा तो उसने आपको उसकी रिसिप्ट दे दी कि हाँ हमने यहां से लोन कराया है, इस बैंक से लोन कराया है, और ये हमारा पैसा लीगल। तो आपका पैसा, अब वो 3.5 करोड़ रुपया आपका क्या हो गया, लीगल मनी हो गई। और कैसी हो गई, नैतिक भी हो गई। कि भैया ये क्या बेच के आए हैं, ये भैया घर बेच के आए। ठीक है, तो घर बेचना कौन सा नैतिक काम है, बनाए थे बेच दिए। इसीलिए आप देखते होंगे हर बड़े आदमी पास एक एनजीओ होता है। बड़े लोगों की वाइफ देखते होंगे वो इवेंट मैनेजमेंट का काम करती हैं, फैशन डिजाइनर काम करती हैं, एडवाइजरी काउंसिल चलाती हैं। बोले क्या, बोले एडवाइजर है, लीगल एडवाइजर। बोले पेमेंट कितना है, बोले एक जो है एक एडवाइज का 2 करोड़ रुपए लेती है। अब इसकी कौन सी फीस है, इसका कौन सा रिसिप्ट है, इसका कौन सा मानक है। अब सुने, इवेंट मैनेजमेंट। इवेंट मैनेजमेंट क्या, बोले इवेंट मैनेज, हमारी जो वाइफ है वो इवेंट मैनेजमेंट का काम करती हैं, इसलिए उनको अभी जो उनकी जो इनकम थी पिछले साल वो लगभग 5 करोड़ रुपए की थी। किसी से तो आप ये नहीं कह सकते ना कि आप 5 करोड़ रुपए खर्चा करके इवेंट मैनेजमेंट को हायर नहीं कर सकते। वो तो आपका राइट है, बिल्कुल कर सकते हो। इस तरह के व्यापार बताए जाएंगे जहां देने वाले और लेने वाले दोनों की स्वतंत्रता हो। भाई वकील 100 रुपए में भी मिल जाते हैं और वकील 1 लाख के भी हैं। अब कोई ये थोड़ी कहता कि 1 लाख रुपए वकील साहब को क्यों पेमेंट कर दिया, वो तो क्लाइंट के ऊपर है ना, उसकी कैपेसिटी के ऊपर है। क्या वो कहीं अलग से लॉ पढ़ के आए हैं या उनके लिए कोई अलग कानून है। लेकिन देने वाले का फेथ होता है और लेने वाले का कलेजा होता है, कितना ले ले, है कि नहीं। दोनों अगर राजी हैं तो उसमें सरकारें क्या करेंगी। तो देखेंगे कि जो एनजीओ चलते हैं उसमें जो ट्रस्टी होते हैं वो पता लगा उन्हीं के किसी परिवार का कोई भाई होगा, कोई या तो धर्मपत्नी होंगी, जो मतलब उस मुख्य व्यवसाय से संलिप्त नहीं है, उसके अतिरिक्त तो कोई दूसरा होगा कि वही पैसा घूम के फिर आ जाए। महाराज जी को गाड़ी गिफ्ट किए और बाद में उस गाड़ी को उनकी अपनी पत्नी के नाम जो है खरीद लिया 10 गुना पेमेंट करके। समझ रहे, तो ये खेल होता है बेसिकली। लिखते चलिए, एक एक अलग अलग बताते चलेंगे, लिखाते चलेंगे, लिखना स्टार्ट करिए। इसलिए पैसा जब भी कमाइएगा तो नैतिक भी हो और लीगल भी हो। प्रयास ये, एक पुलिस के आला अधिकारी है, उनका एक शेर है कि रिश्वत के पैसे से घर तो भर जाता है लेकिन इससे धुआंओं का असर चला जाता है। हिसाब बनाना कौन सा अपराध है, हाँ? मतलब मन बना के बैठे हो कि घपला करना है, हाँ कसम खा के बैठे हो, आए हो मतलब इसीलिए आए हो, हाँ? ये बिल्कुल व्यापार करिए, टैक्स पे करिए, हाँ?
नहीं तो अब नहीं, ये स्लैब चेंज हो गए, ये 1960-70 की बात थी, सरकारें ने बहुत रिबेट दिया है। अरे तो ठीक है, तो अगर ये चीज बताइए, अगर आपके पास इतना पैसा है कि 55 देने के बाद भी 45 आपके पास मोर देन सफिशिएंट है, हाँ? जो स्टार्टअप बच्चे कर रहे हैं, नए नए लोग कर रहे हैं, तो क्या देश छोड़ के भाग जा रहे हैं? अच्छा, कितने पैसे की आवश्यकता हो सकती है आप बताइए मुझे, एक जीवन जीने के लिए, सामान्य जीवन जीने के लिए, ठीक है? चांद पे अगर जमीन ना खरीदना हो तो ये बताइए कितनी आवश्यकता होती है महीने की? सब कुछ की तो कोई सीमा ही नहीं है। एक देखिए, बेसिक इम्यूनिटीज को लेके देखिए, उस तरह से तो फिर अगर आप बात करेंगे तो कोई लिमिट ही नहीं है। लेकिन अगर हम एक औसत अच्छे जीवन की बात करें तो मुझे नहीं लगता है कि 4-5 लाख रुपए, 6 लाख रुपए ज्यादा आवश्यकता है। नहीं नहीं, अगर पूरी फैमिली है, हाँ, महीने के 4-5 लाख रुपए, और मैं आपको बताऊं, अगर मेहनत का तरीके से कमाते हैं, अगर मेहनत कर तरीके से कमाते हैं तो ये अमाउंट आज के टाइम में बड़ा नहीं है, ये अमाउंट आज के टाइम में बड़ा नहीं है। वो सारी आंकड़े सही हैं, मैं आपकी सारी बातों से सहमत हूं, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि सामने वाला चोर है तो आप भी चोर हो जाइए। फैमिली फैमिली चलाने के लिए मैं बता रहा हूं, बात सुनिए, सुन लीजिए। फैमिली मिलती है 50-60 हजार सैलरी, जो भी बात सैलरी की बात करें, तनख्वाह की बात करें 50, लेकिन ये जरूरी थोड़ी कि आप ही की सैलरी से पूरा परिवार चले। मैं इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे परिवार की बात कर रहा हूं। अगर परिवार में 4 सदस्य, अब तो वो भी कॉन्सेप्ट नहीं रहा कि हस्बैंड, अब तो दो सब अपना अपना पैसा कमा रहे हैं। अगर परिवार में 4 सदस्य हैं, 3 सदस्य हैं, अगर सब अपने हिस्से का कमा रहे हैं तो कहीं बर्डन नहीं होगा ही नहीं। और खासकर इंडिया जैसे कंट्री में जहां पे यूथ पॉपुलेशन हो, हर आदमी के पास, हर व्यक्ति जो कार्यशील हो, यहाँ पे हर पीपल वो वर्किंग हो, हाँ, इसलिए खाते, सुन लीजिए मैं आपको बताऊं, जो आप कह रहे हैं पापा से लेके पैसा खाते हैं, वो अकर्मण्य हैं। इसी 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 भारत में वो बच्चे भी हैं जो 10 साल के 12 साल बाद घर छोड़ देते हो, अपना परिवार पालते हैं। वही मैं कह रहा हूं, ठीक है? ये देखिए, अपवाद नहीं है, अपवाद नहीं है। कुतर्क करने के 50 तरीके हो सकते हैं, तर्क करने का एक तरीका होता है, ठीक है? जो छोटे छोटे बच्चे आज के दुकानों पे आपको बर्तन धुलते मिल जाते हो ना, अपने घर के बड़े होते, जो आपकी निगाह में छोटे होते हैं और बड़ी जिम्मेदारी साथ होते हैं, ठीक है? इस बात को लेकर कह रहे हैं कि 27 साल में लोग 50 साल में बाप की जमीन बेच के खाते हैं, ऐसे भी लोग हैं। तो इसमें उम्र कहां से मैटर कर रही है? उम्र कहीं मैटर कर रही है? आप ना करो तो आप बुढ़ापे तक ना करो, और करने वाला जो 10 साल का है, 12 साल का, वही कर रहा है। यहां बच्चे ऐसे जो 6th में है, वो 3rd को ट्यूशन पढ़ा के अपना खर्चा चला रहे हैं। परिस्थितियां होती है, सोच होती है, अपने आप को अपब्रिंग करने की होती है, ठीक है? आप कितने गट्स के साथ, अपनी किस विल पावर के साथ आप आगे बढ़ रहे हो। बहुत सारे प्लेथोरा, ऐसे तो सैकड़ों लाखों एग्जांपल मिल जाएंगे। चाय वाले तो बड़ी बात है, मान लो स्टार्टअप शुरू कर दिया, जो आप कह रहे हैं कि सर जो है 27 साल, 30 साल, 25 साल बच्चे, पैसे की कोई उम्र नहीं होती कमाने की, जब आपको आवश्यकता हो, ठीक है? इंडिविजुअल वर्क करेंगे तो पैसा तो बाई प्रोडक्ट है। यूट्यूब पे बैठ जाइए, अच्छा बोलते हैं आप, आज के टाइम में बच्चे 1.5-2 लाख रुपए कमा रहे हैं, कर रहे हैं ना? अब उसके जमाने में कह रहे हैं सर मेरे पास समस्या है, बिल्कुल रहेगी समस्या, क्योंकि आप समस्या के साथ जीना सीख गए, आप उससे मैनेज करें। जो ऑल इज वेल कहना सीख गया, वो जीवन में कभी कुछ कर नहीं पाएगा। वो क्या है, वो मैनेज कर लेगा, बहाना अपने आप को कंफर्ट जोन में रखेगा। और कंफर्ट जोन जीवन का सबसे बड़ा कष्टकारी जो है आयाम होता है, अगर आप कंफर्ट जोन में हैं। जो बच्चे ऐसे भी, कलाम साहब का एग्जांपल ले लीजिए, त्रिवेंद्रम में अखबार बांटते थे। अखबार बांटने वाला जब जिस दिन देहांत होता है तो दुनिया के सारे अखबारों की फर्स्ट पेज की न्यूज बन जाता है। इससे बड़ी जर्नी को एग्जांपल लेंगे आप? एक अखबार बांटने वाला बच्चा जब जिस दिन उसका देहांत होता है तो दुनिया के बड़े, जो वाशिंगटन पोस्ट और जितना दुनिया के आप बड़े अखबार मानते हैं, उसके फ्रंट पेज की न्यूज होती है।
फिर भी आप कहेंगे कि सर जो है पैसे की समस्या है। हाँ, ऐसे बहुत, किस बिल पावर के साथ आप आगे बढ़ो मैटर ही नहीं करता, आप आए कहां से हो, मैटर ही नहीं करता है। और भारत जैसे देश में जहां हर जगह हर कदम सरकार आपके साथ खड़ी है, अगर आप सच में मेहनत कर रहे हो, आज भी आप एक आईएएस हो जाइए, आपकी एक अलग क्लास हो गई। आईआईटीएन हो जाइए, आपकी एक क्लास हो गई। ना जाति है, ना धर्म है, ना पैसा है, सबकी क्लास है। किसी आईएएस से पूछो कि कितना पैसा कमा रहे हो, औकात है? दरवाजा खोलने से पहले 3 बार अपना ऊपर से लेके नीचे देख लो, कहीं कोई कपड़ा खराब नहीं पहने, जिसको आपके कपड़े से कोई लेने देना नहीं उसको। उसका एक क्लास है, क्योंकि उसने अपने आप को स्टेब्लिश कर लिया है, मेहनत के दम पे स्टेब्लिश कर लिया है। पैसे का ऐसे तो कोई अंत है नहीं, लेकिन जो एक व्यवहारिक जीवन जीने की आवश्यकता है, वो इतना पर्याप्त अपने मेहनत से आप कमा सकते हैं। मैं कहता हूं, जैसे हम लोग हैं टीचिंग कर रहे हैं, हमें लगा कम पैसा महीना 2 लाख 3 लाख कम पड़ रहा है, और मेहनत करें और पढ़ाएं, हो गया ना। अब सोचे कि हम पढ़ाएं भी ना, पैसा भी आता रहे, दोनों एक साथ नहीं होगा। अब एक टीचर चाहे तो आराम से दिन भर में 10-15 हजार रुपए पैदा कर सकता है, 4 क्लास 3 क्लास ले ले, 4 क्लास, और क्या 1 महीने में 4 क्लास ले लीजिए, हो गया आपका। पता लगा नहीं एक ही क्लास लेना है, क्योंकि हमारा कंफर्ट टाइम टूटता है, कंफर्ट जोन ब्रेक हो रहा है, तब तो फिर आप अनैतिक काम करोगे ही, समझिए। तो इसलिए पैसा अनैतिक भी हो, अनैतिक रूप से आएगा तो अवैध तो अपने आप हो जाएगा। और इस अवैध को बनाने में कितने अवैध काम होंगे आपके जीवन में, फिर उसका कोई अंत नहीं होगा। और एक बात बता दूं, जिस पेशे में जा रहे हो, जिस प्रोफेशन में जा रहे हो, आपके पैसे का यूज बहुत लोग कर सकते हैं, लेकिन जब उसका विपरकसन झेलना होगा, सामाजिक निंदा और कारावास झेलना होगा, तो आप ही झेलोगे। आपके पैसे का इस्तेमाल आपका परिवार कर सकता है, आपके रिश्तेदार कर सकते हैं, आपके जानने वाले कर सकते हैं, लेकिन जब जेल होगी ना, तो आप ही को होगी, उसमें आपके साथ कोई नहीं जाएगा। तो इस बात का बेहद ध्यान रखिएगा जब भी नौकरी में जाइएगा, कि इस ठंडक में हवालात में 2 कंबल नहीं मिलेंगे, एक ही जो अलॉट हुआ वही मिलेगा। हाँ, ठीक है। तो इस बात का बेहद ध्यान रखिएगा। ये डरा नहीं रहा हूं, ये आपको बता रहा हूं। अच्छा, पैसे वालों को सजा नहीं होती? लालू जी पैसे वाले नहीं थे? कितने दिन जेल में रखोगे? 7 दिन जेल दी? गृह मंत्री, मुख्यमंत्री इससे ज्यादा पावरफुल कहां होगा? हाँ, फिर वही बात है, ठीक है, कि मैं कह रहा हूं कि अगर, सुन लीजिए, गरीब आदमी को उतना कष्ट नहीं होगा कमरे में बंद कर दिया जाए जितना उनको होगा, ठीक है। जितन गरीब आदमी को कोई सामाजिक निंदा नहीं करेगा, ठीक है, रातों रात इमेज बदल जाती है लोगों की। उनकी क्षति देखिए ना, उनके स्तर से देखिए, सबके बराबर क्यों बांट रहे हैं? उनका दर्प कहां है, उनकी इमेज कहां है, वो कहां से कहां पहुंच रहे हैं, आप कहां से कहां जा रहे हो? मैटर करेगा कि नहीं करेगा? कि मैं मुख्यमंत्री होकर जेल काटा हूं, मैं गृह मंत्री होकर जेल चला जाऊं, उनका भी तो स्तर देखिए, कि जिस जेल का उद्घाटन करे उसी जेल में जेल काट रहे हैं। हाँ, आप तो उद्घाटन करने नहीं गए थे ना। हाँ, चलिए लिखिए, मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग से तात्पर्य आपराधिक गतिविधि या ऐसी आर्थिक आपराधिक गतिविधि से है, एक ऐसी आपराधिक गतिविधि से है जिसमें कमाए गए काले धन को
कमाए गए काले धन को। सफेद धन, सफेद धन के रूप में परिवर्तित करना होता है, के रूप में परिवर्तित करना होता है। इंग्लिश में लिखिए इन सिंपल मैनर, सामान्य शब्दों में, मनी लॉन्ड्रिंग इज द प्रोसेस, मनी लॉन्ड्रिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ब्लैक मनी इनटू व्हाइट मनी। ठीक है, लिखिए मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग की प्रक्रिया निम्नलिखित 3 रूपों में होती है। पहला क्या है? पहला पहले क्या होगा? प्लेसमेंट होगा, फिर क्या होगी? लेयरिंग होगी, और फिर इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, एग्जाम्पल दिया कि 3 करोड़ का मकान, 2 करोड़ पेपर में ट्रांजैक्शन में, 1.5 करोड़ इलीगल तरीके से, तो 1.5 करोड़ रुपए जब आपने मार्केट में उतारा, कैश में उतारा। और देखिए, ये पहला ही चरण जो है ना, सबसे खतरनाक चरण है, क्योंकि यहां आपको क्या होता है, पैसा जो इंट्रोड्यूस कराना है वो कैश में कराना है, कैश में कर। इसीलिए नकदी पे हमेशा सरकारों की सख्त नजर होती है कि ये 2000 का नोट गायब कहां से हो रहा है, जा कहां रहा है। और जब कोई पकड़ा जाता है तो पता लगा उसके घर में 2-2 हजार की पूरी सीरीज दिखी आपको। हाँ, वहां पे पिंक वाले ही गांधी जी नजर आ रहे हैं, दूसरा कोई कलर ही नहीं है, क्योंकि उसका आसानी है ना, आसान है ले जाना। आपको 50 के 2 लाख रुपए ले जाने हो, 2000 के 2 लाख दे जाने हो, एक आदमी अगर 2000 की नोट आराम से 10 लाख रुपए लेके घूम सकता है। आप पता ही नहीं चल कर पाओगे, ठंडक में तो बिल्कुल घूम सकता है, इतनी पॉकेट होती है, 1 लाख इसमें, 1 लाख इसमें, 1 लाख आगे पीछे, और कहीं कार्गो पहन लिया तो चलो 20 लाख रुपए ले घूम रहा है। हाँ, तो ट्रैक ही नहीं कर सकते हो आप। तो जब पहला पैसा प्लेसमेंट किया जाएगा तो कैश में किया जाएगा। अब जब ये पैसा 1.5 करोड़ रुपए मान लीजिए यहां आया, तो ये जब ट्रांजेक्शन में तीसरे को जब मकान बिका और उसने 3.5 करोड़ रुपए दिखा दिए कि हाँ, हमने जो है इस बैंक से फाइनेंस कराए हैं, तो 1.5 करोड़ रुपए यहाँ लीगल हो गया, लेयरिंग में आ गया, अब ये मुख्य धारा में शामिल हो गया। और जब ये पैसा यहाँ आएगा तो ये पैसा इलीगल भी हो गया और ये मोरल भी हो गया, लीगल भी हो गया और मोरल भी हो गया, क्योंकि मकान बेचना तो कोई अनैतिक काम है नहीं, वो तो नैतिक काम है। और 3.5 करोड़ रुपए उसने जो बेचे हैं, पैसे दिए हैं, तो पैसा क्या है? वो पैसा लीगल भी है और मोरल भी है। ठीक है, तो ये होती है लेयरिंग। इसको बहुत तरीके से, इसको बाहर भी बेच सकते हैं, इसको कैसीनो दे सकते हैं, इसको एनजीओ में दे सकते हैं, इसको किसी ट्रस्ट में दे सकते हैं, इसको रियल एस्टेट में, जैसे मैं एग्जांपल बता रहा हूं, यहां उतार सकते हैं। इससे कोई आप बोगस बिजनेस कर सकते हैं, फेक बिजनेस कर सकते हैं, किसी सेल्फ कंपनी को दे सकते हैं। तो मेनी टाइप्स यू हैव, समझ रहे हैं ना?
और वो किसी भी तरीके से पता लगा ज्यादा अमाउंट है तो 2-3 बार घुमा दिया गया। ठीक है, बुलियंस में हो गया कि सोना चांदी, पता लगा शीशे को हीरे के दाम में खरीदा जा रहा है, दिया शीशा गया है और पेमेंट हीरे का हुआ है, फेक इनवॉइसिंग हो गई है। समझ रहे हैं? तो बुलियंस में खूब चलता है ये ट्रेड, जवाहरात में खूब चलता है ये ट्रेड। क्लियर? आगे चले, लिखिए। इसके 3 चरण होते हैं। प्लेसमेंट, नियोजन, या सीधे आसान शब्दों में समझिए, पैसे को उतारना। हाँ, मार्केट को उतारना, यह पहला चरण है, यह मनी लॉन्ड्रिंग का पहला चरण है। और सबसे खतरनाक चरण भी है, क्योंकि यहां किसी भी माध्यम से दे देंगे, चेक के माध्यम से दे देंगे, कार्ड के माध्यम से दे देंगे तो पकड़े जाएंगे ना। तो यहां तो आपको कैसे ही करना है। किसी ने नहीं कहा होगा कि हमारा जो घूस है, जो हमारा हिस्सा है, हमारा ब्राइब है, वो हमारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। हाँ, या हम ये हमारा QR कोड है, इसको स्कैन कर लेना, भेज देना 9 लाख रुपए रात में, सुबह ज्वाइन करा देंगे। हाँ, वो कहते हैं कि ये पैसा एक आदमी मिलेगा, वहां खड़ा रहेगा, इस तरह कपड़ा पहने रहेगा, उसको दे देना। समझ रहे? और इतना ये बेईमानी का धंधा इतनी ईमानदारी से होता है ना, लेने वाला गिनता खड़े होके ना देने वाला, और फिर भी अमाउंट पूरा होता है। आप सब्जी की दुकान में खरीदने जाए, पता लगा वो 2 रुपए कम ही दे देता है, और तीसरे दिन कहेंगे उस दिन गिने नहीं थे तो 2 रुपए कम दे दे, वह गलती हो गई। यहां गलती नहीं होती। यहां उसने बोला कि 9 लाख 10 रुपए रहेंगे तो 9 लाख 10 ही रहेगा, और गिनते कोई नहीं है, ना वो खड़ा होकर गिनेगा देने वाला, ना लेने वाला। और जब आप बैंक में जाते हैं तो कहे काउंटर छोड़ने से पहले अपने रुपए गिन ले, अन्यथा बैंक जिम्मेदार नहीं होगा, लिखा रहता है। तो समझ रहे ना कि बेईमानी में कितनी ईमानदारी है, और इसीलिए धंधा इतना पनप रहा है। इस धंधे में जो बरक्कत है ना, बरक्कत बोलते हैं, ठीक है। हाँ, उधार नहीं होता, वेरी गुड, इसमें उधार नहीं है। हाँ, इसमें उधार एक जादू, हम दे देंगे आप गायब हो जाएंगे, वो भी कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ, यहां आपको अगर बोला कि आपको पैसा देना, और इसमें लेट भी नहीं होता है, टाइम टू टाइम। हाँ, इसमें हाँ, या घंटे का भी लेट नहीं होगा, बोले 9:30 पे आ जाना तो 9:30 पे गेट पे मिलेंगे, अदरवाइज काम खत्म। ठीक। हाँ, इसलिए ये अपराध सच में यही कारण है। संगठित अपराध इसीलिए पनपते हैं कि इसमें इनका आपस में जो नेक्सस होता है ना, जो गठजोड़ होता है, वो बड़ा विश्वसनीय होता है। अब पता लगा एक भी उसमें कोई लीक कर दे, लेने वाला कर दे, देने वाला कर दे, बिचौलिया कर दे, जो मीडिएटर हो वो कर दे, हाँ, तो पूरा चैनल ही ब्रेक कर जाएगा, फिर मतलब क्या रह गया वो। और पुलिस, जो हमारे एजेंसीज हैं, वो इसी को एक चैनल में या इसी जो साइकिल में अपने आप को एंट्री कराने का प्रयास करती है कि एक भी खुफिया मिल जाए, फिर हम बताते हैं कैसे पैसा आता है, कहां जाता है, क्या होता है। हाँ, मूवीज क्या है, देखिए, जो साहित्य है ना, समाज का दर्पण है, तो मूवीज तो साहित्य का हिस्सा है ना। तो जब यही चल रहा है, हमारे पास पैसा नहीं तो हमको लगता है कोई चैनल ही नहीं है। अभी आपके पास 2 करोड़ रुपए, 5 करोड़ रुपए आ जाए, नोटबंदी में सब बैंक मैनेजर यही काम कर रहे थे, सब नहीं कह सकते, लेकिन मोस्टली जो है पता लगा कि उनके पास सब प्रेस फोन किए हैं, ना करना चाहे तो भी लोग प्रेशर डाल रहे थे उनके ऊपर कि सर देखिए, इसको एक बार प्रयास करिए। सारे तो नहीं, लेकिन बहुत लोगों की संलिप्तता पाई गई, बहुत लोगों पे आरोप लगा, लेकिन अप्रोच सबको किया गया होगा कि मैंने साहब इतना पैसा है, इतना कन्वर्ट कर दीजिए, इतना बदल दीजिए। शायद ही ऐसे कोई बचा हो जिसके पास लोग ना गए हों। समझ रहे ना? तो ये समस्या, अब उसी पे मूवी बनेगी तो बट ऑब्वियस आपको भी अच्छी लगी, हाँ ऐसा हो रहा है, क्योंकि बहुत हाइपोथेटिकल मूवी आप या तो फिर वो इंटरटेनमेंट के लिए देखोगे, ठीक है, और कुछ चीजें आपको, इसे OTT चैनल क्यों इतने ज्यादा जो पॉपुलर हो गए,
कारण यही था, जो हमारे मन में था वही परोस दिया गया, चाहे अश्लीलता हो, चाहे अपराध हो, चाहे वो अभद्रता हो, जो हम जिस स्तर तक जाके सोचते थे वही एज इट इज परोस दिया उसने, कि अगर गाली देने की भड़ास है तो रुको ना, सीधे दे दो। हाँ, और आदमी लगे यार यही तो चाहिए था मुझे। सेंसर बोर्ड ये नहीं होने देता था, सेंसर बोर्ड ये नहीं होने देता था, इसलिए आपको ओटीटी चैनल बहुत पसंद आते हैं, है ना। अब पता चला कि मूवीज ओटीटी चैनल पे लॉन्च हो रही हैं। शायद गुलाबो सिताबो पहली मूवी थी जो ओटीटी चैनल पे लॉन्च हुई। अब सोचिए अब बड़ा पर्दा नहीं रहा, अब बड़ा पर्दा छोटे पर्दे पे चल रहा है, और छोटे से भी छोटे पर्दे पे चल रहा है। हाँ, छुटकू पर्दा कह सकते हैं उसको। हाँ हाँ, पॉकेट पर्दा ले लो जो कि बेपर्दा है। हाँ, ओवर। कहने का मतलब यह है कि इस तरह की बातें, अगर साहित्य तभी परोस रहा है जब हम उसको स्वीकार